मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 12 हिंदी अनिवार्य में अलंकार टॉपिक पढ़ रहे थे और अलंकार के अंतर्गत हमने अलंकार के भेदों को पढ़ा, अलंकार के भेदों के आपस विभिन्न उपभेदों को पढ़ा। उपभेदों के पश्चात भी अलंकार के 3-4 और अन्य भेद हैं जिनको पढ़ना भी हमें आवश्यक है, क्योंकि काव्य शास्त्र की जब बात करें, काव्य रचना की जब बात करें, पद्य पोर्शन की जब बात करें तो हमें सिलेबस में जो अलंकार शामिल है उनके अलावा भी और कौन कौन से अलंकारों को हमें पढ़ना जरूरी है, ये बात भी हमें तय करनी है। तो एक बार जितने भी अलंकार हमने पढ़े हैं उन अलंकारों को आपस में ये चाहता हूँ कि उन अलंकारों को आपस एक बार के लिए क्या कर लें, रिवाइज कर लें कि हमने कौन कौन से अलंकार अभी तक पढ़े हैं। तो सबसे पहले हमने अलंकारों के जो भेद की जो बात करें, सबसे पहला जो अलंकार पढ़ा था हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? अनुप्रास अलंकार पढ़ा था। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत हमने क्या कहा था कि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। किसकी आवृत्ति होती है? वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। जिसमें हमने पढ़ा था चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलतल में, तरणी तनुजा तटतमाल तरुहर बहुछाए, और खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह। ये एग्जाम्पल पहचानने के लिए है कि इस अलंकार को हम कैसे पहचाने। वही इसी प्रकार से और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो ये सेंटेंस जब हम देखते हैं, सेंटेंस में आपको च वर्ण की बार बार क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। पहली जो सेंटेंस पढ़ा हमने ख वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो आवृत्ति किसकी हो रही है? वर्ण की। तो वर्ण की आवृत्ति जो होगी अनुप्रास अलंकार में होगी। अनुप्रास अलंकार के बाद नंबर 2 पर हमने पढ़ा था यमक अलंकार। कौन सा पढ़ा था? यमक अलंकार। यमक अलंकार की जब हम बात करें, यमक अलंकार की जब बात करें तो यहाँ पर शब्द की आवृत्ति थी। किसकी आवृत्ति? शब्दों की आवृत्ति। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन थी। यहाँ पर क्या कंडीशन थी? शब्दों के जो अर्थ थे वो कैसे थे? अलग अलग। यहाँ पर एक कंडीशन बताई गई थी, शब्दों की आवृत्ति तो होती है लेकिन वो शब्दों के अर्थ क्या थे यहाँ पर अलग अलग थे। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। और इसके हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कनक कनक ते सौगुना मादकता दिखा, जो खाए वो रहा है वो पाए वो रहा है। कनक और कनक दोनों का हमने अलग अलग अर्थ लिया था। एक अर्थ लिया था सोना, दूसरे का लिया था ददूरा। इसके पश्चात हम तीसरे अलंकार की बात करें। तीसरा अलंकार पढ़ा था हमने श्लेष अलंकार। कौन सा पढ़ा था? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार मैंने आपको ये बात बता दी थी, यहाँ पर एक शब्द के शब्द कितने होंगे? एक शब्द के प्रसंग भेद के अनुसार, इस शब्द को याद रखना, प्रसंग भेद के अनुसार अनेक अर्थ होते हैं। अनेक अर्थ होते हैं। किसमें? श्लेष अलंकार में। और हमने एग्जाम्पल इसका पढ़ा था, रेमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर पानी शब्द के हमने 3 अर्थ लिए थे। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक हो जाएगा, मानस के संदर्भ में पानी का मतलब गुण हो जाएगा, और चून के संदर्भ में पानी का मतलब क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। तो ये अलंकार श्लेष अलंकार के अंतर्गत हमने ये पढ़ा था। नंबर 4 पर हमने अलंकार पढ़ा था उपमा अलंकार। कौन सा पढ़ा था? उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार हमने बात की थी उपमेय व उपमान की। उपमेय व उपमान, उपमेय उपमान की बात की। उपमेय उपमान की समान गुणधर्म के आधार पर क्या होती है? तुलना होती है। समान गुणधर्म के आधार पर तुलना। कौन से अलंकार में? उपमा अलंकार में। ठीक है। उपमा अलंकार में समान गुणधर्म के आधार पर उपमेय उपमान क्या था? दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के समान गुणधर्म के आधार पर क्या होती है? तुलना होती है। और जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया था सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर सीता का मुख जो उपमेय है और उपमान जो है चंद्रमा है, दोनों की क्या हो रही है? तुलना हो रही है। इसके पश्चात हमने नंबर 5 पर अलंकार लिया था रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार लिया था? रूपक अलंकार।
और रूपक अलंकार में हमने बात की थी, वहां पर उपमेय पर उपमान का क्या होता है, आरोप होता है। उपमेय पर उपमान का आरोप, और आरोप भी कैसा था, अवैध आरोप, यानी उसमें हम भेद नहीं कर सकते हैं। कैसा आरोप, अवैध आरोप। सीता का मुख चंद्र है, सीय मुख चंद्र, अर्थात सीता का मुख चंद्रमा है वह अवैध है, उसमें हम भेद बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर होते हैं अवैध आरोप। नंबर 6 पर अलंकार हमने पढ़ा था उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। ये पढ़ा था हमने, उपमेय को उपमान मान लिया जाता है या उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। ये किसमें होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में। मैंने कहा था उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार एकमात्र दो अलंकार ऐसे हैं, इन दोनों अलंकारों को पहचानने के लिए हमने वाचक शब्द प्रयुक्त किए थे। क्या प्रयुक्त किए थे, वाचक शब्द। तो उपमा अलंकार में कौन कौन से वाचक शब्दों का हमने प्रयोग किया था। उपमा अलंकार के जो वाचक शब्दों की बात करें, सा है, सी है, सम है, समान है, जैसा है, वैसा है, की तरह, सदृश है, ये सब किस में आएंगे, उपमा अलंकार में। और उत्प्रेक्षा अलंकार की जब हम बात करें तो जनु है, जानो है, मनु है, मानो है, जानहु, मानो, ये सब किस में आएंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार में। नंबर 7 पर अलंकार आता है जो हमने पढ़ा था, वह था उदाहरण अलंकार। हमने पहले पढ़ा था नंबर 7 पर विरोधाभास अलंकार। कौन सा पढ़ा था, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार नाम से स्पष्ट हमें पता चल रहा है कि विरोध का क्या होता है, आभास होता है। विरोध का आभास अर्थात वास्तविक विरोध नहीं होता है। वास्तविक विरोध यहाँ पर नहीं होता है, विरोध का क्या होता है, सिर्फ आभास होता है। ये किसमें था, विरोधाभास अलंकार में। और विरोधाभास अलंकार में हमने बहुत सारे उदाहरण भी पढ़े थे, ठीक है। और वो कौन कौन से उदाहरण पढ़े थे कि जैसे हमने नर्मदा नदी का उदाहरण पढ़ा था आपके, जो पावे अति उच्च पद ताको पद निदान, ज्यों ज्यों तभी मतदान ले असत होते बान, ये एग्जाम्पल में पढ़ा था, ठीक है। ये सब किस में आ जाएंगे, अपने विरोधाभास अलंकार में आ जाएंगे। एक उदाहरण आपके हमने ये पढ़ा था, मन मनिल तन सुंदर कैसे विशेष भरा, ये आपके उदाहरण अलंकार में चला जाएगा जो अपने 8वें का वेद है। सबसे लास्ट अलंकार में पढ़ा था कौन सा, उदाहरण अलंकार। और उदाहरण अलंकार हमने पढ़ा था सामान्य बात को जग प्रसिद्ध उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। विरोधाभास और उदाहरण अलंकार दोनों अलंकार बिल्कुल नए अलंकार है जो हिंदी अनिवार्य में आपके शामिल किए गए। विरोधाभास अलंकार और उदाहरण अलंकार विशेष रूप से दोनों अलंकार हमें बार बार पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि विस्तार पूर्वक दो अलंकारों के बारे में बताया गया है। विरोधाभास अलंकार में हमेशा ध्यान रखना आपके कि विरोधाभास अलंकार को पहचानने के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें अपोजिट शब्दों का क्या होता है, प्रयोग होता है, अर्थात विलोम शब्दों का इसमें क्या होता है, प्रयोग होता है। विपरीतार्थ शब्द जो होंगे वो किसमें आएंगे, विरोधाभास अलंकार में आएंगे कि वह जीते जी मरा जिसमें नहीं निज देश प्रेम, वह जीते जी मरा जिसमें नहीं निज देश प्रेम। जिस मनुष्य के मन में देश प्रेम की भावना नहीं होती है वह मनुष्य जीते जी मृत्यु के समान है। और उदाहरण अलंकार के बहुत सारे एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। तो जैसे और वैसे अर्थात उपमा अलंकार, कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार के वाचक शब्दों का जो प्रयोग होगा वो किसमें होगा, उदाहरण अलंकार में होगा। उपमा वाचक
कौन से उपमा वाचक शब्द जो होंगे किस में आएंगे, उदाहरण अलंकार में आएंगे। तो ये अलंकार जो अपने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो 12th आपके हिंदी अनिवार्य के सिलेबस में शामिल हैं, 8 अलंकार। इन 8 अलंकारों के अलावा अपने सिलेबस में जो अलंकार हैं वो शामिल है, लेकिन काव्यांग के क्षेत्र में शामिल है, उनके अलग से बिल्कुल भी प्रश्न नहीं पूछे जाते। अलंकार की परिभाषा अगर पूछी जाएगी, अलंकार का उदाहरण अगर पूछा जाएगा, अलंकार के लक्षण अगर पूछे जाएंगे, अलंकार की विशेषताएं अगर पूछी जाएगी, तो इन्हीं अलंकारों में से पूछी जाएगी जो कितने हैं, मात्र 8 अलंकार हैं। 8 अलंकारों की हमें परिभाषा याद करनी है, 8 अलंकारों के हमें लक्षण याद करने हैं और 8 अलंकारों के हमें उदाहरण भी याद करने हैं। इसके पश्चात जो अन्य अलंकार है वो कौन कौन से, जो हमें सिर्फ क्या है पढ़ने हैं, उनको पहचानने का तरीका हमें आना चाहिए, वह पढ़ने जरूरी है। लेकिन जब सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो हमें 8 अलंकार विस्तार पूर्वक पढ़ने हैं, इनके उदाहरण भी हमें रटने हैं, लक्षण भी रटने और विशेषताएं भी रटनी है। अब इनके अलावा हमें और कौन कौन से 3-4 अलंकार पढ़ने हैं वह देखते हैं, जिसमें हम सबसे पहला अलंकार जो लेते हैं वह अलंकार लेते हैं मानवीकरण अलंकार। कौन सा लेंगे, मानवीकरण अलंकार। नंबर 1 पर कौन सा अलंकार लें हम, मानवीकरण अलंकार। इस अलंकार की जो बात करें, ये एक पाश्चात्य अलंकार है, ये एक पाश्चात्य अलंकार है, लेकिन मानवीकरण अलंकार के बहुत सारे उदाहरण जो है अपने सिलेबस में आते हैं। तो मानवीकरण अलंकार में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि साहित्य क्षेत्र में जब हम कला पक्ष की बात करें, काव्य सौंदर्य की बात करें, काव्य सौष्ठव की बात करें, तो हमें अलंकार के अलावा भी बहुत से अलंकार और हैं वो पढ़ने जरूरी है। तो मानवीकरण अलंकार की जो विशेषता होती है वह ये होती है, प्रकृति पर मानवीय भावनाओं व क्रियाओं का आरोप होता है। देखो, रूपक अलंकार में था उपमेय पर उपमान का आरोप, लेकिन यहाँ पर मानवीकरण अलंकार में प्रकृति पर मानवीय भावनाओं व क्रियाओं का आरोप होता है। अर्थात जो कार्य मनुष्य करता है, अगर वही कार्य प्रकृति करती है, जो कार्य मनुष्य करता है, खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, हंसना है, रोना है, ये इंसान मनुष्य की विशेषताएं वगैरह, मनुष्य के अंतर्गत ये भाव जो इमोशंस वगैरह है, ये सब इंसान के ऐसे ऐसे भाव जो प्रकृति संबंधी आ जाते हैं। प्रकृति का कोई अंग अगर ऐसा कार्य करता है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं, जो सर्वाधिक माना जाता है, दिवसावसान का समय। दिवसावसान का समय मेघ में आसमां से संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे उतरे। वापस देखना आप, दिवसावसान का समय, ये अपना पहला उदाहरण है। दिवसावसान का समय, अब दिवस प्लस अवसान, अवसान का मतलब होता है समाप्ति। दिन ढलने का समय है अर्थात संध्या का समय है, दिवसावसान का समय मेघ में आसमां से। ये उत्तरे शब्द जो है, ये उत्तर ही शब्द जो है, कहीं पर यहाँ लिखा हुआ है, कहीं पर यहाँ लिखा हुआ है, तो अपनी अपनी जगह पर दोनों बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं यहाँ पर लिखा मेघ में आसमां से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। तो दिवसावसान का समय, दिवस के अवसान संध्या के समय मेघ में आसमां से
उतर रही। संध्या सुंदरी परिसी, संध्या को क्या बताया गया है? सुंदरी बताया गया। किसके समान? परी के समान, धीरे धीरे उतरे। तो यहाँ पर मेन अलंकार जो है वो कौन सा है? मानवीकरण। लेकिन मानवीकरण अलंकार के अलावा भी इसमें बहुत सारे अलंकार हैं। जैसे हमने अलंकार पढ़े हैं तो हम देखते हैं संध्या सुंदरी, तो संध्या को क्या बताया गया है? सुंदरी बताया गया है। आरोप किया गया है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर? रूपक अलंकार। यहाँ पर लिखा है परी सी के समान बताया गया है, तो सी की वजह से यहाँ पर अलंकार कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। उसके पश्चात लिखा हुआ है आपके धीरे धीरे। शब्दों की आवृत्ति हो रही है लेकिन यहाँ पर दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ नहीं है, दोनों का अर्थ जो है वो एक ही है। इसलिए इस पंक्ति में जो अलंकार जो होगा वह होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक ही उदाहरण में इतने सारे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। लेकिन मूल रूप से जब हम बात करें तो विशेष अलंकार जो होगा काव्य के अकॉर्डिंग इसमें फर्स्ट प्योरिटी जो दी जाएगी, प्रथम प्राथमिकता जो दी जाएगी, किसको दी जाएगी? मानवीकरण अलंकार को दी जाएगी। तो यहाँ पर देखो संध्या को क्या बताया गया? सुंदरी बताया गया है। यहाँ पर संध्या को सुंदर, सुंदर वास्तव में स्त्री होती है, लेकिन यहाँ पर शाम को क्या बताया गया है? सुंदरी बताया गया। वो किसके समान? परी के समान। वास्तव में सुंदर स्त्री होती है, परी के समान स्त्री ही होती है, लेकिन यहाँ पर संध्या को सुंदरी बताया गया है, संध्या को परी बताया गया है, और वो धीरे धीरे आसमान से उतरे। जिस प्रकार महिलाएं जो आपके, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर संध्या को स्त्री के समान बताया गया। इसलिए यहाँ पर जो अलंकार जो होगा कौन सा होगा? मानवीकरण। क्योंकि प्रकृति जब मनुष्य जैसे क्रियाकलाप करती है तो वहां पर जो अलंकार होगा वो कौन सा होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। मानवीकरण अलंकार के जब और एग्जाम्पल की हम बात करें, दूसरे एग्जाम्पल, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। व्यथा का मतलब होता है पीड़ा, चिंता। सोने का काम कौन करता है? इंसान करता है, लेकिन यहाँ पर सोने का काम कौन कर रही है? मनुष्य की पीड़ा कर रही है। ये भी क्या एक भाव है। तीसरा उदाहरण जो हमने रूपक अलंकार में पढ़ा था, अंबर पनघट में डूबो रही तारा गडुसा नागरी। ठीक है, ये किस में आएगा? ये भी मानवीकरण अलंकार में आएगा। अब नंबर 2 पर हम अलंकार की बात करें, वह था पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इस अलंकार की विशेषता यह होती है कि इसमें शब्दों की आवृत्ति तो होती है, शब्दों की क्या होती है? आवृत्ति, लेकिन अर्थ समान रहता है। शब्दों की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ क्या रहता है? इसमें समान रहता है। इसलिए कौन सा अलंकार होता है? इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें,